हेलो गुड इवनिंग। आप सभी साथियों को स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आज का सेशन जो है काफी बेहतर आप सभी का कमेंट था कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डिटेल में चर्चा किया जाए। तो आज डिटेल में ही चर्चा करेंगे और आज की क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन करवाया जाएगा। और आप सभी प्रयास करेंगे कि आप कमेंट में आंसर देने का। मैं आप सभी के क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है तो आप सभी एक का जैसे आप लिख सकते हैं, एक का दो बी होगा या डी होगा या ए होगा या फिर सी होगा। इस टाइप से आप करके आप कमेंट में आंसर देने का भी प्रयास करेंगे। आप अपनी तैयारी को आके यहाँ से कि आपकी तैयारी किस लेवल का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि रानी माया देवी जो है किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। इस बात का मतलब ये रानी माया देवी की यदि बात करते हैं तो ये रानी माया देवी नहीं, यही महामाया देवी है। जो आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया देवी। ठीक है, तो वही रानी माया देवी है। इनके द्वारा जो है गौतम बुद्ध को जन्म दिया गया था किस पेड़ के नीचे। तो आपको ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूज करेगा। क्या अशोक का पेड़ होगा या फिर आम का पेड़ होगा या फिर पीपल का पेड़ या साल का पेड़। तो हम इससे ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन कट कर लेंगे। तो पीपल के पेड़ के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं तो साल पेड़ के नीचे की यदि बात करते हैं तो गौतम बुद्ध के जो जन्म जो हुआ था वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और यही साल वृक्ष है जिसके नीचे जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और गौतम बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ था। यह भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो पीपल के पेड़ के नीचे, यानी कि जो हुआ था वो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, आप ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे जो है महात्मा बुद्ध को यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति के जो है कहाँ हुआ था, यानी महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ हुआ था। तो किस नदी के किनारे हुआ था, तो वो हिरण्यवती नदी के किनारे। ये ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण की बात करते हैं, महापरिनिर्वाण जो है वो किस नदी के किनारे हुआ था। तो ये जो हो जाएगा आपका हिरण्यवती नदी के किनारे हुआ था, हिरण्यवती नदी के किनारे हुआ था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता की बात करते हैं तो साम्राज्य देखते हैं तो आप प्रथम वंश की बात करते हैं तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो इस क्रम में देखते हैं तो सबसे पहले इसमें आता कौन सा वंश है, तो नंद वंश आता है। ठीक है, नंद वंश की बात करते हैं तो नंद वंश को जो है साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसी वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद और जिसकी हत्या जो है मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दिया जाता है। तो नंद वंश को जो है साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं नंद वंश के संस्थापक की। तो नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद थे। कौन थे, महापदम नंद थे। ठीक है, और इसके जो है अंतिम शासक कौन हुए, घनानंद, जिसकी हत्या किसके द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करके मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। हम उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो रहा होगा आप सभी का। आगे बात करते हैं, आगे घनानंद के बारे में कहा जाता है कि घनानंद किसका समकालीन था। तो घनानंद जो है यह किसका समकालीन था, तो सिकंदर का समकालीन था। किसका समकालीन था, सिकंदर का समकालीन था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नंद वंश के शासक घनानंद जो है किसका समकालीन था, किस शासक के समकालीन था, तो वो जो है सिकंदर का समकालीन था। अब हम बात करते हैं भारत में जो है सिकंदर का विजय अभियान जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। 326 ईसा पूर्व में, यानी 326 बीसी में। आगे इसी के साथ चर्चा करते हैं तो सिकंदर के बारे में पूछा जाता है कि सिकंदर किसका शिष्य था। तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था। इसके साथ इस बात को भी जान लेते हैं कि जो सिकंदर का सेनापति, तो सेल्यूकस निकेटर को जो है सिकंदर का सेनापति कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में सिकंदर के जल सेनापति के रूप में पूछा जाता है। तो जल सेनापति कौन हो जाएंगे, निर्याकस को जो है सिकंदर का जल सेनापति के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं तो अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सिकंदर और राजा पोरस के मध्य जो है हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, हाइडे स्पीच का युद्ध, जिसे झेलम या वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आगे इसी में देखते हैं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के संस्थापक की यदि बात करते हैं तो श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश का स्थापना किया गया था। और इसी में गुप्त संवत भी चलता है जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा जो है 319 बीस में जो है गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी ईस्वी में।
इसके साथ साथ अगर हम लेके चले तो चीनी यात्री भी आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, यानी गुप्त शासन में ही आया था। कौन आया था? तो फाहियान आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। शुंग वंश की बात कर यदि करते हैं तो शुंग वंश के संस्थापक की यदि बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक हो जाएंगे। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, हाल ही में मई 2023 में माई लाइफ एज ए कॉमरेड नामक पुस्तक के शीर्षक जो है ये समाचारों में देखी गई थी, ये किसके द्वारा रचित है, यानी किसके द्वारा लिखा गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी। और चलिए, तो ये जो है माई लाइफ एज अ कॉमरेड नामक पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो है के सैलजा के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? के सैलजा के द्वारा लिखा गया था। इसी में हम जैसे देखते हैं आपके अमिताभ घोष हो गए या फिर शशि थरूर, अमिताभ कांत, ये सब भी पॉपुलर राइटर हैं। इन सभी के एक एक पुस्तक देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सी ऑफ पॉपीज को लिख, सी ऑफ पॉपीज की बात करते हैं, सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष का ही लिखा हुआ पुस्तक है। इसके बाद शशि थरूर की बात यदि करते हैं तो एक पुस्तक इसका पॉपुलर है, बुकलेस इन बगदाद। क्या है? बुकलेस इन बगदाद। बुकलेस बुकलेस इन बगदाद या फिर कहीं कहीं पे बकलेस इन बगदाद लिखा हुआ रहता है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ साथ जो है केरला गॉड्स ऑन कंट्री के लेखक भी शशि थरूर है। कौन सा? केरला गॉड ऑन कंट्री, शशि थरूर। इसके साथ साथ जो है द ग्रेट इंडियन नोबेल, तो ये भी पूछा जाता है, बहुत ही पॉपुलर ये है नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये भी किसका लिखा हुआ है? शशि थरूर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन की यदि हम बात करते हैं तो ग्रैंड कैनियन जो है यह कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और अमेरिका का मुद्रा आप सभी कमेंट करके हमें बताना है, आप बताएंगे कि अमेरिका का मुद्रा क्या है। चलिए इसको छोड़ते आगे चलते हैं, बात करते हैं कनाडा की राजधानी की। तो कनाडा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ओटावा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कनाडा की राजधानी क्या होगी? ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। और कनाडा की मुद्रा की यदि हम बात करते हैं तो इसका मुद्रा क्या है? डॉलर इसका मुद्रा है कनाडा का। ठीक है, आगे बात करते हैं बोलीविया। बोलीविया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो बोलीविया की राजधानी जो है लापाज हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? बोलीविया की राजधानी लापाज। और इसका मुद्रा की यदि हम बात करते हैं तो बोलीविया की मुद्रा बोलीवियानो है। क्या है? बोलीवियानो बोलीविया की मुद्रा है। आगे बात करते हैं घाना। तो घाना की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो घाना की राजधानी अक्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अक्रा जो है, अक्रा घाना की राजधानी है। और मुद्रा की यदि हम बात करते हैं, घाना की मुद्रा की यदि हम बात करते हैं तो कैंडी जो है घाना की मुद्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैंडी घाना की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अमेरिका की मुद्रा आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न मैथ्स के प्रश्न है, 2x+3y रेशियो 3x+4y इक्वल टू 7:12 है। तो y बाय x का मान जो है क्या होगा? ऑप्शन से। तो इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है, क्या है? 2x/3y बट्टे में इधर से क्या आ जाएगा? अनुपात का मतलब बट्टा होता है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू बराबर में क्या आ जाएगा? 7/12। और इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आप x और y का वैल्यू निकालेंगे जो कि आंसर डी नंबर ऑप्शन होगा -3/8। आप लोग सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो भारत की यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वह उस समय जो है कहां स्थित था? यानी फाहियान की बात करते हैं तो फाहियान किसके दरबार में आया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि फाहियान जो है गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। ठीक है, और इसके काल में इसने जो है अपनी यात्रा विवरण में जो है एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वह अस्पताल जो है उस समय कहां स्थित था? तो अस्पताल जो था वो कहाँ था? पाटलिपुत्र में था। कहाँ हो जाएगा? पाटलिपुत्र इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैथ्स का प्रश्न है। ए और बी की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है। प्रत्येक 600 रुपये की बचत करता है। यदि उनके व्यय का अनुपात 3:2 है तो ए का मासिक आय कितना हो जाएगा? आसानी से देखिए, आप ये आमदनी की अनुपात दे दिया है, खर्च का अनुपात दे दिया है, तो जो बचेगा वो बचत का ही अनुपात होगा। तो बनाने का कई तरीका है, आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए हम सिंपल सा तरीका आप सभी को बताना चाहेंगे, क्या है? 4:3 होता है, 3:2।
और दोनों 600 रुपया बचत करता है, 600 क्रॉस गुना कर दीजिए यहाँ से। तो 4 दूना 8 3 तिया 9, अंतर कितना आया, 1 का अंतर आया। इधर से 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, अंतर कितना का आया, 600 का आया। तो 1 बराबर 600। तो आपसे पूछा किसका गया, ए का मासिक आय कितना है, अनुपात में कितना है 4, 600 गुने 4 यानी कितना हो जाएगा, 2400 रुपया ए का मासिक आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर रहेगा। हम उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप सभी समझे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट हो गया तो इस चीजों को एक बार थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। चलिए, आप क्या करेंगे, रेशियो ए और बी का अनुपात, आई का अनुपात दिया गया है 4:3 और बचत का अनुपात कितना दिया गया है, 3 सॉरी व्यय का अनुपात यानी खर्च का अनुपात दिया गया है 3:2। आप जानते हैं आमदनी में से खर्च को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये आमदनी है ये खर्च है, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचत होगा, जितना पैसा उसके पास बचा। और पैसा के बारे में कहा जा रहा है 600 रुपया का बचत करता है, दोनों कितना का बचत करता है, 600 का बचत करता है। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुना करना है हमें। तो 4 दूना 8, 3 तिया 9, दोनों का अंतर कितना हुआ, 1 का अंतर आया। तो यही 1 लेना, यहाँ क्या करना है, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, अंतर कितना का, 600 का। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 600। तो आपसे कहा गया है ए का अनुपात ए का आई, तो ए 4 है तो 600 का 24 यानी कितना आंसर हो जाएगा, 2400 रुपया आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको देखने का प्रयास करते हैं। आज 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे 52 बूटी कला में जो है उनके योगदान हेतु पद्म श्री पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है। यानी 2023 पद्म श्री पुरस्कार 2023 के लिए जो है ये बिहार के व्यक्ति हैं जिन्हें 52 बूटी कला में जो योगदान हेतु जो है इन्हें पद्म श्री से नवाजा गया है। तो वो व्यक्ति जो है कौन है, तो वह व्यक्ति है कपिल देव प्रसाद है। कौन है, कपिल देव प्रसाद को नवाजा गया है। तो बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन जस्टिस पार्टी का गठन किया था। तो बात करते हैं हम जस्टिस पार्टी की। तो जस्टिस पार्टी मतलब, जस्टिस मतलब ही न्याय होता है। तो जस्टिस पार्टी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था ये बताना है आप सभी को। ठीक है, तो ये है साउथ इंडिया की बात करते हैं। ये जस्टिस पार्टी, साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन जस्टिस पार्टी का गठन जो है पी थियागरायर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, पी थियागरायर के द्वारा किया गया था। जस्टिस पार्टी का गठन पी थियागरायर के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा, पी थियागरायर के द्वारा जो है किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 12 मार्च 2023 को बिहार सरकार ने कहा है कि क्या कहा है, किस रेलवे जंक्शन जो है स्तरीय वर्ल्ड क्लास बन जाएगा। यानी बिहार सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो है ये रेलवे जंक्शन जो है रेलवे जंक्शन स्तरीय वर्ल्ड क्लास बन जाएगा। तो वर्ल्ड क्लास बनने की बात किस रेलवे जंक्शन को कहा गया है, तो वो हमारा मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन है। ये मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन स्तरीय ये जो क्या बन जाएगा, वर्ल्ड क्लास बन जाएगा। आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक ट्राइटियम परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितना है। तो एक ट्राइटियम परमाणु में जो है उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ट्राइटियम कितना होता है, 2 होता है। कितना न्यूट्रॉन होता है ट्राइटियम में, 2 होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात किया जा रहा है, 2 होता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें कौन कौन से समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। बात करते हैं प्रोटियम का, तो प्रोटियम का तो 1 होता है, 1 - 1 यानी 0। यानी प्रोटियम की यदि प्रोटियम में न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन प्रोटियम में 0 हो जाता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं ड्यूटेरियम में, तो ड्यूटेरियम में जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो है 1 हो जाता है। कितना होता है, ड्यूटेरियम में 1 हो जाता है। और बात करते हैं ट्राइटियम में, तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में जो है न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो वो अभी जस्ट आपको बताया हाइड्रोजन, तो कौन हो जाएगा, प्रोटियम में जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, 0 होता है। तो हम उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। प्रोटियम में 0 हो जाएगा, ड्यूटेरियम में 1 हो जाएगा और ट्राइटियम में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। ऐसे ट्राइटियम 3 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 - 1 यानी कितना, 2 हो जाएगा।
आगे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। तो कहा जा रहा है मार्च 2023 में गणित के लिए एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो गणित के लिए जो है एबेल पुरस्कार की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो गणित ये जो है एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लुइस कैफरेली को दिया गया है। किसे दिया गया है? लुइस कैफरेली को। ये एबेल पुरस्कार जो है इसे गणित का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, मैथ्स का नोबेल पुरस्कार के रूप में ही भी जाना जाता है एबेल पुरस्कार को। तो लुइस कैफरेली ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कहा गया है कि मैथ्स हमें पंख देता है, यानी गणित जो है वो हमें पंख देता है उड़ने के लिए। तो ये समझ सकते हैं, ये लुइस कैफरेली है, इन्हें जो है गणित के लिए एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 का। सॉरी ये नहीं, हाँ ठीक है। और 2024 की यदि हम बात करते हैं, 2024 के लिए जो है 2024 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिशेल टालाग्रांड को किया गया है। किसे किया गया है? मिशेल टालाग्रांड को जो है 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, मिशेल टालाग्रांड। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। कृष्णदेव राय ने जो है अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? ये कृष्णदेव राय की बात करते हैं। जो कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के एक शासक में से एक रहे हैं। जो इनका संबंध जो है किस वंश से रहा है? तो कृष्णदेव राय का संबंध जो है तुलुप वंश से रहा है, तुलुप वंश से। और इन्होंने अपनी माता के नाम पर जो है एक विजयनगर के समीप जो है एक उपनगर की स्थापना किया था। उसका नाम क्या था? तो आप जानते हैं हम्पी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागलपुरम जो है, नागलपुरम जो है उस शहर का उपनाम, उपनगर का कौन सा स्थापित किया था? नागलपुरम, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो 1336 में किसके द्वारा किया गया था? 1336 में हरिहर बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा किया गया था। और इस पर पहला वंश का स्थापना किया गया था जिसका नाम था संगम वंश, जो कि हरिहर बुक्का के पिता अपने पिता के नाम पर जो है संगम के नाम पर जो है संगम वंश का स्थापना किया था। कब? 1336 में, ठीक है। और आगे चल के कृष्णदेव राय जो है बहुत ही पॉपुलर हुए। इनके द्वारा दो प्रमुख रचना जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जामवती कल्याणम जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो यह संस्कृत में लिखा गया है। और इसके साथ साथ अमुक्त मल्याद जो है यह तेलुगु भाषा में लिखा गया कविताएं, यानी पुस्तक है इनका। कौन? तो अमुक्त मल्याद तेलुगु में और जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखा गया पुस्तक है। और इनके द्वारा कहा जाता है जो है विजयनगर में जो है हजारा स्वामी मंदिर या फिर विठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है, हजारा राम मंदिर के निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। चलिए हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है? और इसके साथ कृष्णदेव राय की बात यदि हम करते हैं तो कृष्णदेव राय के काल में जो है कई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति भारत आया था, जिसमें से पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया था, डोमिंगो पायस आया था। ये सभी किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में। कौन? डोमिंगो पायस, बारबोसा, ये सब कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और कृष्णदेव राय के दरबारी संगीतकार के बारे में पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार कौन था? तो दरबारी संगीतकार की बात करते हैं तो वह लक्ष्मी नारायण था। कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार कौन था? लक्ष्मी नारायण। आगे यदि हम बात करते हैं, संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना जो है यह लक्ष्मी नारायण के द्वारा ही किया गया था। कौन सा पुस्तक? संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना जो है लक्ष्मी नारायण के द्वारा जो है किया गया था। आगे बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक की यदि हम बात करते हैं प्रदर्शन सूचकांक में जो है भारत 8वें स्थान पे, कितवें स्थान पे है? 8वें रैंक पे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनएससी का मुख्यालय कहाँ है? यानी भारतीय जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन चलते हैं। तो चलिए, तो इसका मुख्यालय की यदि हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से जो है किस राज्य के साथ बिहार अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार जो है अपनी सीमाओं को साझा जो है किस राज्य के साथ नहीं करता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जान लीजिए कि बिहार जो है अपने 3 राज्यों से सीमा साझा करती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। पद्म श्री पुरस्कार 2023 के लिए जो है बिहार की कितनी हस्तियों का चयन किया गया है? तो पद्म श्री के लिए अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि 52 बूटियों के लिए मिला था, ठीक है। लेकिन पद्म श्री के लिए जो है बिहार की कितनी हस्तियों को
नामांकित किया गया है। तो टोटल 3 व्यक्तियों को नामांकित किया गया है। चलिए आगे ये रीजनिंग है, गेस्ट है लिखा हुआ, ठीक है। गेस्ट को ये लिखा जाता है तो रोमन को क्या लिखा जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे इस चीजों में। तो इसको लिखने का सबसे बेस्ट जरिया है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है GUEST, गेस्ट, इसके नीचे क्या लिखना है, YKIXW। चलिए इसको लिखने के लिए हम सबसे आसान तरीका क्या करते हैं, ऐसा कि देखने के बाद पता चलता है जी के आसपास में के है और यू के आसपास में वाई है, तो इसको क्रॉस करके देखते हैं। तो जी से के जाने में हमें कितना बढ़ना पड़ता है, तो 4, जी का मान होता है 7 4 11, यू 21 4 25, यानी इधर 4 4 बढ़ रहा है। इसमें देखिए तो 19 4 23 और 20 4 24, यानी 4 4 प्लस हो रहा है। और ये बीच वाला में क्या है, 5 4 9, ई का मान होता है 5 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे आर है तो आर का और ओ है, तो 15 में 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, और 19 किसका होता है, एस होता है। ऑप्शन बी स्पष्ट हो गया, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी एस, जो कि एक ही ऑप्शन में है। 15 ओ 15, 15 में 4 जोड़े 19, आर आर 18 में 4 जोड़े 22, तो भी 22 होता है। ऐसे करके आप आसानी से, तो अल्फाबेटिकल है तो इसका आपको कोशिश करना है, इसका वैल्यू हमें हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि जो कौन से स्थान लेटर जो है कितने स्थान पे आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की यदि हम बात करते हैं तो किस तिथि को मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस की यदि हम बात करते हैं तो 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसी में अगस्त का दिवस में जब देख लेते हैं, 7 अगस्त को तो शायद भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है विश्व राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है। अगस्त में कुछ जैसे मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। आदिवासी दिवस कितने को, 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसके साथ आप राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की यदि हम बात करते हैं तो 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है भारतीय वास्तुकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय वास्तुकला के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो इसे बीबी दोषी को भारतीय वास्तुकला के जनक के रूप में जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है, बीबी दोषी को जो है भारतीय वास्तुकला के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है कि अमोनिया क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड लवण के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। यानी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड लवण के मिश्रण को अलग करने का सबसे अच्छी विधि की बात करते हैं, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो उसे ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है अलग करने का सबसे अच्छी विधि है। कौन सी विधि, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में है तारपीन का तेल जो है किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो तारपीन की तेल की यदि हम बात करते हैं या किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह पाइनस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, पाइनस से प्राप्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में 23 में कहा जा रहा है प्रसिद्ध रानी की बाव का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो प्रसिद्ध रानी की बाव की बात करते हैं तो रानी का बाव जो कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात के पाटन में पड़ता है, ठीक है। और इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जो है 2014 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है, रानी की बाव को जो है यूनेस्को यानी विश्व विरासत सूची में 2014 में शामिल किया गया है। और इसे किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसे चालुक्य शासक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, चालुक्य राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखने से बहुत भारी लग रहा होगा, भयावह इसको बोल सकते हैं, भयावह, भारी भरकम, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए जो है आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या क्या हम कैसे कैसे इसमें करें ताकि सभी संख्या आते जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं हमें 4 4 है, 8 दिख रहा है, तो इसे हम 8 कैसे पुराएं, ठीक है। तो देखिए तो ऐसा करते हैं, 4 में 4 जोड़ते हैं और 1 से गुना करते हैं। 4 प्लस 4 गुने 1 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तो सही है, 4 प्लस 4 गुने 1 यानी 8। फिर अब आगे हम आते हैं, तो इसमें 4 में हम 8 को जोड़ते हैं, 8 प्लस 4 अगुने 2 कितना आता है, 24 आ जाता है, ठीक है। 8 4 12 दूने 24। इसके बाद 24 में 8 जोड़ते हैं तो 24 में 8 जोड़े तो 32 अगुने 3
32 तिया 96 यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर आगे हम 96 में 24 को जोड़ते हैं, इसको गुना फिर आगे कितना 4 से गुना करेंगे, फिर आगे इसी तरह से जो है इसमें इसको जोड़े गुना करें, तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन से आप सॉरी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर जो है 2880 आ जाएगा। आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने तरीका बता दिया है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है साइनोकोबालामिन जो है किसका रासायनिक नाम है। तो साइनोकोबालामिन जो है यह किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन B12 ही है, इसलिए इसका नाम साइनोकोबालामिन रखा गया है, कोबालामिन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B6 का। तो विटामिन B6 जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो है पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से जो रोग होती है B6 की कमी से, वो एनीमिया रोग होता है, त्वचा रोग जो है B6 की कमी से होती है। आगे B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका एनीमिया, पांडु रोग भी जो है, पांडु रोग जो है B12 की कमी से ही होता है। आगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। और इसकी कमी से रोग जो होता है वो रोग का नाम है बेरी बेरी रोग जो है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B1 थायमीन के कारण। आगे है विटामिन B2 की यदि हम बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। और इसकी कमी के कारण क्या होता है, त्वचा का फटना जो है, फिर जीवा का फटना होता है, आंख का लाल होना, ये सभी विटामिन B2 के कमी के कारण होता है। विटामिन की बात करते हैं, विटामिन का आविष्कार जो है फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 26% छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए आप देखिए, क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करता है, 50% अधिक अंकित करता है, और छूट कितना देता है, 26% का छूट देता है। तो पूछा जा रहा है कि लाभ जो है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए 100 में कोई वस्तु खरीदा होगा, उसे अंकित करता है 150 में, और उस पर 26% का छूट देता है। 26% का छूट देता है, इसका मतलब कितना में बेचेगा, तो 26 का छूट देगा, इसका मतलब 74 में बेचेगा। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। यानी 100 की वस्तु 74 में क्या कर रहा है, एक मिनट, कहा गया आपसे कि जो 50% अधिक अंकित करता है, तो 50% अधिक अंकित करता है, तो इसका मतलब 100 की वस्तु 150 में बेचेगा। अब कहा जा रहा है वह जो क्या करता है कि जो 26% का छूट देता है, तो छूट किस पर देगा, तो 150 में, यानी अंकित मूल्य पे ही छूट देगा। तो 150% का 26% या तो आप निकाल लीजिए, यानी तो 150 का 74% आप निकालेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 50 या 150, 50 दूना 100, और 2 से काटिए तो 37 दूना 74, 37 या 111, यानी 111 में बेच रहा है। अब समझिए 100 की वस्तु को 111 में बेचेगा, कितना का लाभ होगा, 11% का लाभ होगा। अब 100 में कोई भी चीज 100 का जितना होता है उतना ही प्रतिशत कहलाता है। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 से कितना अधिक हुआ, 11, 11 बट्टे कितना, 100 गुने कितना, 100, तो 100 से 100 कट के कितना आ जाएगा, 11% आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में कहा जा रहा है किस देश में जो है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। तो यूरेनियम की सर्वाधिक भंडार की यदि हम बात करते हैं, तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है किस देश में है। तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है, 1 मिनट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए आप कभी भी, आपको जब भी कोई देश दिखे तो उसकी राजधानी और मुद्रा की बात आप जरूर मन में सोचें। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, कनाडा का अभी जस्ट बताए ही थे, रूस का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी की जो है राजधानी और मुद्रा आप सभी कमेंट में टाइप करके सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। आगे डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डुरंड कप का संबंध यदि हम बात करते हैं, तो डुरंड कप का संबंध जो है किस खेल से हो जाएगा। तो पिछले टेस्ट के डिस्कशन में मैंने बहुत सारे कप के बारे में बताया था। तो डुरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित होगा डुरंड कप। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में कहा जा रहा है यदि हम इन इंद्रधनुष के रंगों के प्रकाश को मिश्रित करते हैं तो हमें कौन सा प्रकाश प्राप्त होगा। तो इंद्रधनुष के रंगों को प्रकाश को यदि मिश्रित करते हैं तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा, इस बातों को बताना है।
तो कौन सा, तो अगर सभी रंगों को मिला देंगे, सभी रंगों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। तो रंगहीन यानी श्वेत प्रकाश हो जाएगा, ठीक है, जो कि 7 रंगों का मिला हुआ होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो है कौन था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो है कौन सा था? तो इस बातों को देखते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही होगा। देखिए देखने के बाद तो आपको सब सही ही लगेगा। तो आपको पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहला जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था, जो ये पहला जन आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो कि महात्मा गांधी का प्रथम अगर जन सत्याग्रह की यदि हम बात करते हैं तो जन सत्याग्रह जो था वो रॉलेट सत्याग्रह था। कौन था? रॉलेट सत्याग्रह जो था वो जन सत्याग्रह था। अगर महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन तो असहयोग आंदोलन, और महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह की यदि हम बात करते हैं तो वह चंपारण सत्याग्रह जो है प्रथम सत्याग्रह था। और यदि ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल कब किए थे, तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ जो है भूख हड़ताल किए थे। चलिए आगे 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 31 में क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान ए आरिज, या फिर इसे ही अर्ज के रूप में जानते हैं, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज एक प्रकार का जो है यह सैन्य विभाग था। कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। तो ऑप्शन सी में जो कि बिल्कुल सही आंसर है, सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि दीवान ए अर्ज जो है किसके द्वारा स्थापित विभाग था? तो ये बलबन के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। और बलबन किस वंश का शासक था? तो बलबन जो है गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। आगे चलते हैं तो इसी में देख लेते हैं कि दीवान ए इंसा जो है विभाग, ये पत्रकार विभाग था, या पत्रकार दिख रहा है, तो पत्रकार विभाग जो था कौन सा था? दीवान ए इंसा, ठीक है। और इसके साथ साथ दीवान ए मुस्तखराज जो था वह वित्त विभाग था। कौन सा? दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग था। और दीवान ए मुस्तखराज ये वित्त विभाग जो था इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, एके के द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। और दीवान ए मुस्तखराज ये सॉरी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और दीवान ए इंसा जो ये पत्राचार विभाग था इसकी स्थापना जो है FST के द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर बोनी ग्रेवियल मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली पहली महिला बनी है। यानी आर बोनी जो है ग्रेवियल मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। तो ये कहाँ मतलब जो है कि कहाँ से संबंधित है? तो इसकी बात यदि करते हैं तो यह जो है फिलिपिनो अमेरिकन है। कहाँ है? क्या है? फिलिपिनो अमेरिकन है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? तो यो यो टेस्ट अनिवार्य करने वाला जो है किसने अनिवार्य किया है? तो ये बताना है आप सभी को। तो कौन हो जाएगा आंसर? बीसीसीआई के द्वारा जो है जारी किया गया है, ये लागू किया गया है। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा जो है लागू किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार जो क्या था? तो इसका कार्य सामुदायिक यानी समुदाय के सभी व्यक्तियों का विकास की बात करते हैं। तो इसमें जन भागीदारी इसका जो है प्रमुख सार क्या था? जन भागीदारी जो है इसका प्रमुख सार हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। कहा जा रहा 1923 यानी झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? यानी 1923 में जो है झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया था, वह किस शहर में आयोजित किया गया था झंडा सत्याग्रह? तो वह जो है नागपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? नागपुर में आयोजित किया गया था झंडा सत्याग्रह। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किसने चेदी जनपद का मगध में विलय कर दिया था? ये चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती था, ठीक है, चेदी जनपद। और यही चेदी खारवेल शासक जो थे जिनका संबंध था चेदी वंश से ही संबंधित था, ठीक है। तो इसका जनपद का जो है मगध में विलय करने का काम जो है किसने किया था? तो मगध में महापद्म नंद के द्वारा जो है चेदी जनपद का जो है विलय कर दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 पे है। तो बिहार का सबसे ऊंचा स्थान की बात करते हैं तो सोमेश्वर पर्वतमाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमेश्वर पर्वतमाला जो है बिहार का सबसे ऊंचा स्थान हो जाएगा, सोमेश्वर पर्वतमाला। और सोमेश्वर पर्वतमाला जो है ये पहाड़ी जो है कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो यह जो ऊंचाई है इसका
2284, यानी 2288 माइनस 4 कर देंगे तो 2284 फीट में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसकी जो है मीटर में कितना है, तो 22 चौक 88 यानी 88 यानी 880 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, आगे इस सोमेश्वर पहाड़ी जो है यह शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा माना जाता है। इसे किसका हिस्सा माना जाता है, शिवालिक श्रेणी का। और शिवालिक को जो है हिमालय का पर्वत पाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी हिमालय पे चढ़ने के लिए जो है शिवालिक श्रेणी से ही चढ़ा जाता है। चलिए आगे आते हैं 38 नंबर प्रश्न में। तो 38 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी धाराओं चंद्रा और भागा के से मिल के बनती है। तो चंद्रा और भागा यानी चंद्रभागा जो है कि कौन सी नदी जो है इनसे मिलकर बनती है, तो कौन सी वो नदी है, चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी जो है दो धाराओं से मिलकर चंद्र और भागा यानी चंद्रभागा से मिलकर बनता है चिनाब नदी। आगे है 39 नंबर, किस समिति ने जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। और इसी के तहत जो है टोटल 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी और जोड़ते समय 10 मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था। कब, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976, और 42वां संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, यानी मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक निश्चित मूलधन पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपया है, तो मूलधन कितना है। तो देखिए 2 वर्ष के लिए आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है, तो आपसे मूलधन निकालने की बात कही गई है, रेट भी दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 वर्ष का CI/SI का अंतर बराबर होता है CI माइनस SI इक्वल टू होता है PR स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर। मूलधन आपको पता करना है, R के जगह पे 5 का तो 5 गुने 5 रख दीजिए, बट्टे कितना 100 गुने 100, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 25, क्योंकि अंतर 25 दिया गया है। अब देखिए 5 से 25, 25 से 25 कट गया, P बराबर क्या है 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 10,000, इसका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ पाए होंगे। आगे है 41 नंबर प्रश्न। 41 में कहा जा रहा है कि सुजनी कढ़ाई का काम जो है किस राज्य से संबंधित है। तो सुजनी कढ़ाई का संबंध जो है किस राज्य से है, तो वह जो है संबंध इसका बिहार से है। किस राज्य से है, इसका संबंध जो हो जाएगा बिहार से हो जाएगा। ठीक है, आगे विश्व कैंसर दिवस 2023 का जो है विषय क्या है, यानी इसका थीम क्या है। तो विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम की यदि हम बात करते हैं तो क्लोज द केयर गैप है। क्या है, क्लोज द केयर गैप जो है कैंसर दिवस का थीम है। और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि हाल ही में जो है कवच 2023 का विमोचन किया गया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो कवच 2023 जो है इसका विमोचन किया गया, यह किससे संबंधित है। तो कवच का मतलब सुरक्षा की बात करते हैं, तो यह जो है साइबर सुरक्षा पर हैकथॉन से संबंधित है। किससे है, साइबर सुरक्षा से संबंधित है ये। आगे है रीजनिंग है ADGBHCF। तो देखिए यहाँ से ABC आगे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। इसी तरह से DEF तो आगे क्या आ जाएगा, F के बाद G आ जाएगा। इसी तरह से GHI के बाद क्या हो जाएगा, J। तो DGJ की बात करते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर A जो कि बिल्कुल सही होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 में कहा जा रहा है कि कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की यदि हम बात करते हैं तो यह जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। और इसका किस राज्य में स्थित है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है। और भागीरथी जब ये नदी आता है तो आपके मन में एक राज्य का नाम चलना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है,
आगे है 46 नंबर क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के जो है बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हरित क्रांति के में जो है किस प्रकार के बीजों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हरित क्रांति जो आया था ये उच्च उपज वाली जो है किस्म के बीजों ने, तो आप हरित क्रांति यानी कि जो बीज जो है उच्च उपज दे उसी को न हम मानेंगे, तो उच्च उपज वाली जो है किस्म के बीजों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे है भारत के किस पड़ोसी देश में जो है डुक यूल भी कहा जाए, यानी पड़ोसी देश को जो है डुक यूल के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत के किस पड़ोसी देश को डुक यूल कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भूटान। और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम इसका मुद्रा है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीर अंदाजी जो है इसका राष्ट्रीय खेल है, तीर अंदाजी। आगे क्वेश्चन नंबर 48 में, निम्नलिखित में से किस संगठन के अध्यक्ष ने जो है सारथी निवेशक पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? तो सारथी निवेशक जो है ऐप पर जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह किस संगठन के द्वारा, संगठन के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है? तो यह सेबी के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। और आप सभी को बताना है कि सेबी के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आगे है अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व जो है अधिक होता है, तो किसका अधिक होता है ये बताना है। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जो है जड़त्व अधिक होगा। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत द्वारा जो है उत्पादित कृषि वस्तुओं में भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत जो है इसमें से गेहूं का, चाय का, दाल का, मक्का का, तो सर्वाधिक उत्पादन जो है किस वस्तु का करता है ये बताना है आप सभी को। तो सर्वाधिक उपज जो है भारत में किसका होता है? जो कि सबसे महंगा भी जाना जाता है, दाल। दाल का उपज जो है सर्वाधिक है। ठीक है, तो आज 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। अगर आप सभी कहेंगे तो इसी का जो है सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक ला देंगे। ठीक है, तो आप सभी जरूर बताइएगा। वीडियो एक एक पर्सन का, आप सभी का कमेंट का बहुत महत्व है। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, तो इसका भी देख ही लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु की यदि हम बात करते हैं तो कौन हो जाए? के यानी पोटेशियम। फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की बात करते हैं, हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं पे ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सभी साथियों को धन्यवाद।